चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने ये कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं... प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूँ, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए। हम लोग दरअसल... हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस... साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस... अगर मेरे हुक्म ने यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा? लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे। क्योंकि हमारे छोटे हुक्म आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है, और ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहाँ भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गई। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुक्म? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद इसी सच्चाई से उसका सामना होने वाला था। अवनी को इस बात का ख्याल आते ही मुंशी जी को रोकने के लिए वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन बिना आपके हुक्म के बारे में जाने मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। मुंशी जी वहां से जा चुके थे। अब सभी लोगों की नजर अवनी और गौतम पर टिकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था। उसी वक्त गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा,
आपको मैंने कहा था कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। गौतम की आवाज सुनते ही अवनी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही थी। गायत्री देवी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके दिमाग में पैसों का भूत बढ़ता जा रहा था, और अब तो अवनी जैसा बहुत बड़ा बैंक उसके सामने था, जिस पर जोधपुर का शाही परिवार दिल लुटा बैठा था। ये बात सोचते ही उसके दिल में अवनी के लिए अपना नजरिया चेंज हो गया, और उन्होंने प्यार से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुमने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम इतने बड़े परिवार को जानती हो, और तो और दादी साहब आपको गलतफहमी हुई है। मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है। बस अब कितना छुपाओगी? सच कहो तो गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा तुम्हें डांटा। अभी डांटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह अपनी दादी सास से कुछ छुपाओ तो मत। अचानक गायत्री देवी का बदला हुआ रूप देखकर शनाया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वहीं गीता और अनिल हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक ही झटके में पार्टी में आए हुए लोगों की नजरों में अवनी के लिए इज्जत बढ़ गई, और गीता ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गीता आगे कुछ बोलती, अवनी ने कहा, दादी साहब, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं ठीक है अपनी बेटा, अब अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मासा, अब अवनी की उम्र ही क्या है, और ऊपर से मेरी बेटी मेरी तरह ही इतनी ब्यूटीफुल भी है। हो सकता है अवनी ने जोधपुर के छोटे हुकुम को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी नजर तो मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। ये बात कहते हुए गीता गायत्री देवी को देखने लगी। अवनी बेटा, देख, तकदीर खुद तेरे पास आई है, इसीलिए आज मेरी बात को मत टालना। तो प्लीज इस गौतम को डिवोर्स दे दे, और जोधपुर के छोटे हुकुम, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने कोई ढंग की बात की है। मेरा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस गौतम को तलाक दो। वैसे भी जब से तुम्हारी इससे शादी हुई है, तब से। गायत्री देवी गौतम के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अवनी अब गौतम के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। वो अगले ही पल गौतम और गायत्री देवी के बीच आकर खड़ी हो गई। बस दादी साहब, इस बार गौतम की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं, और मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। अवनी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखकर गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। परिवार में आज तक किसी ने भी गायत्री देवी की बात काटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम जैसी बित्ते भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात बीच में काटी। मैंने सोचा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो अकल बची होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल खाली है। अरे, जब अपने पति की इतनी ही पड़ी है, तो फिर शादी के बाद अपने पीछे आशिक क्यों लगा रखे हैं? बाहर चक्कर चलाने से पहले कम से कम अपने पीछे लगे नाम का तो ख्याल कर लेती। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहती। एक के बाद एक गायत्री देवी ने बंदूक की गोली की तरह कड़वी बातें बरसाना शुरू कर दिया। अवनी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। साथ ही अनिल और गीता को भी इन बातों से बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अनिल ने उसी वक्त आगे आकर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। मासा, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही अखरते हैं, तो हमें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए अनिल और गीता अवनी को लेकर वहां से निकल गए। गौतम भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर गायत्री देवी की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया, बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम, और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए
नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौंही चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था। अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। 50 में 5 ग्लास गर्मी खल्लास। ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है। मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है। गौतम, बस बहुत हुआ। बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है। इसलिए अब कहीं न कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरे। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता।
मॉम डैड, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ वहाँ बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की। कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे। उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा। इसीलिए यही घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो सॉरी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं। उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा। मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहाँ से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है। जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने की ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे? ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं न कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि अवतार ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था। पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। भले ही दादी सा ने अवनी के परिवार को घर से अलग किया था और अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें वापस अपनाएगी। अवनी को अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर अवतार ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। और अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा।
कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी साहब मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहाँ बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने फ्री अभी डाउनलोड कीजिए रिगी टीवी और देखिए 1000 से भी ज्यादा शोज। एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत, सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी गौतम से, और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का